तो अभी हम लोग क्या क्या आप लोग का हो गया। सबसे पहले तो आप लोगों ने कंप्लीट किया फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया। फ्रंट एंड में आपने कंप्लीट किया HTML, CSS और बूटस्ट्रैप। तो HTML CSS के थ्रू भी आपने वेबसाइट बनाया और बूटस्ट्रैप के थ्रू भी आपने वेबसाइट बनाया। बूटस्ट्रैप ने आपको क्या दिया? CSS और JS का फ्रेमवर्क लाइब्रेरी दिया वो, जिससे क्या हुआ आपको कि सेम वेबसाइट आप बहुत ही कम समय में और रिस्पॉन्सिव और रियलेबल फास्ट तरीके से आपने बनाया और अट्रैक्टिव भी बनाया, रिस्पॉन्सिव भी बनाया। ठीक है, अब ये फ्रंट एंड तो रेडी हो गया। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि फ्रंट एंड के बाद हम लोग के पास क्या आएगा? बैक एंड आएगा। ठीक है, और बैक एंड के साथ हमारे पास एक और क्या आएगा? डेटाबेस आएगा। तो ये तो हमने जब वर्डप्रेस हम डिस्कस कर रहे थे उस समय भी मैंने बताया था, और उसमें बोला था कि बैकएंड पार्ट को जब एग्जीक्यूट करना होगा तो बैकएंड जो हमारा लैंग्वेज है, चाहे वो PHP हो गया या फिर JSP या फिर ASP या .NET, तो उसमें क्या है कि बैकएंड में हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है ना। आप लोग को मैंने लैंग्वेज के बारे में भी एक्सप्लेन किया है कि लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट में, उसमें हम लोग जो बैकएंड के लिए यूज करेंगे, बैकएंड में कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आपको क्या करना है कि जब भी आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करेंगे तो विदाउट वेब सर्वर, यानी ये एग्जीक्यूशन इसका कहाँ होगा? वेब सर्वर पे होगा। जब आप HTML CSS में आप काम करते हैं आपको सर्वर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आपको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आप नोटपैड में कोड करते हैं और उसको ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करते हैं, ब्राउज़र में उसको रन करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अभी आप PHP का कोड लिखेंगे तो क्या होगा? उसको ब्राउज़र में आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो करेगा? नहीं करेगा। या फिर आप डेटाबेस का कोई भी सिंटेक्स लिखेंगे, डेटाबेस का कोई भी क्वेरी लिखेंगे तो क्या वो काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक चाहिए आपको डेटाबेस सर्वर और एक चाहिए क्या आपको? वेब सर्वर, है ना। दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेटाबेस सर्वर जो है वो MySQL के क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और हमारा जो PHP बैकएंड का कोड है वो वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा, है ना। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब यही है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ होता है? सर्वर पे होता है। और बैकएंड में जो हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसका एग्जीक्यूशन हमारा ब्राउजर पे हो रहा है। ये चीज़ आपने एक्सपीरियंस भी किया है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये डेटाबेस सर्वर और वेब सर्वर हमको मिलेगा कहाँ से, है ना। तो जब भी आप होस्टिंग प्लान आप परचेज करते हैं तो वहाँ पे आपको वो सर्वर मिलता है, वेब सर्वर भी मिलता है और डेटाबेस सर्वर भी मिलता है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सर अभी तो हम लोग ऑनलाइन काम नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग को अपने लोकल होस्ट में काम करना है। तो लोकल होस्ट के लिए हम लोग के पास मार्केट में अवेलेबल जो सर्वर है, सॉफ्टवेयर है, वो यूज करते हैं, है ना। एक ओपन सोर्स हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उसको यूज करके हम लोकल होस्ट में भी PHP के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और डेटाबेस के क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। वो क्या होता है हमारे पास? अभी मार्केट में जो सर्वर चल रहा है वो क्या है? जैम्प, है ना। क्या है? जैम्प है। उसके बाद फिर क्या है? लैम्प है, LAMPP। और उसके बाद फिर क्या है? बैम्प है। तो ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में ओपन सोर्स अवेलेबल है। आप इसको ईजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड करने का मतलब क्या होता है? ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ये लिनक्स के लिए है और ये विंडोज़ के लिए है ना। ये कहता है विंडोज, अपाचे और MySQL, PHP एंड पर्ल। ये कहता है कि ये लैंग्वेज को हम लोग सपोर्ट करते हैं। आप आइए, इसको डाउनलोड कीजिए और इसको कॉन्फ़िगर कीजिए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन सोर्स, है ना। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? मतलब इसका जो लाइसेंस है वो फ्री है। मतलब आपको इसके लाइसेंस को परचेज करने के लिए आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे। मतलब ये एक क्लब के द्वारा बनाया गया है और इसको पब्लिक डोमेन में ओपनली रख दिया गया है।
जिससे क्या है कि आप इसको पढ़िए, इसको सीखिए, इसको आप कुछ प्रोग्राम इससे बना रहे हैं या फिर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको आप बना सकते हैं, उसको आप सेल कर सकते हैं, उसको आप डोनेट कर सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ओपन सोर्स है, ठीक है ना, कहीं पे आपको किसी लाइसेंस का यहाँ पे पंगा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये विंडोज के लिए हो गया, ये लिनक्स के लिए हो गया, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया। क्रॉस प्लेटफॉर्म बोले तो आप सबके लिए काम करेगा। जैसे मैक, अगर एप्पल का आपके पास सिस्टम है उसके लिए भी ये देगा, आपके पास अगर विंडोज है तो उसके लिए भी ये देगा, लिनक्स है तो उसके लिए भी देगा। तो आपका जो भी वर्जन है, आपका जो भी ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे आप यूज कर रहे हैं, उसके सुटेबल वर्जन को अकॉर्डिंगली आप उसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, है ना। तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या मिलता है, एक सेटअप फाइल मिलता है। जब आप जैम्प को डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पे हम लोग जैम्प यूज करेंगे, ठीक है ना, ऑलरेडी आपके सिस्टम में है जैम्प। तो जैम्प जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, एक सेटअप फाइल मिल जाता है। जब सक्सेसफुली आप जैम्प को डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से तो आपको क्या मिलता है, एक सेटअप फाइल मिलता है, ठीक है ना। उस सेटअप फाइल से आप क्या करते हैं, उसका प्रोसेस इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जैम्प जब सक्सेसफुल आपका सिस्टम में इंस्टॉल होता है तो फिर आपको कुछ वो कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन देता है। आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन आपको एक जैम्प कंट्रोल पैनल मिलता है ना। एक क्या मिलता है, जैम्प कंट्रोल पैनल, जहां से हम उस जैम्प को पूरा कंट्रोल करते हैं। जैम्प जब आप सक्सेसफुल इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर मिलता है जिसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। इसको क्या बोलते हैं, htdocs। htdocs क्या है, ये हमारे सर्वर का रूट डायरेक्टरी है। इसको क्या बोलेंगे, रूट डायरेक्टरी। और ये रूट डायरेक्टरी आपको कब मिलेगा, जब आप जैम्प को अपने लोकल होस्ट में, अपने सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे, है ना। सक्सेसफुल जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको मिलेगा एक कंट्रोल पैनल और एक रूट डायरेक्टरी। और जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तभी ये पूछता है आपसे, क्या पूछता है कि आप जो ये सिस्टम है वो कहाँ डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं। क्योंकि जब ये सेटअप फाइल चलेगा तो इसके बहुत सारे सपोर्टिव कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगे, वो कहीं ना कहीं जाके आपके सिस्टम में स्टोर होगा। तो वो पूछेगा आपसे कि आप मुझे पाथ दीजिए, मैं कहाँ इसको जाके कॉन्फ़िगर करूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो सी ड्राइव लेकर रखेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो सी ड्राइव में जाके अपना एक जैम्प फोल्डर बना के वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सी ड्राइव में नहीं, डी ड्राइव में तुम जाओ या ई ड्राइव में तुम जाओ, तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन वो आपको ऑप्शन देगा। क्या ऑप्शन देगा, कि आप इस ड्राइव को चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या सेट रहता है, सी ड्राइव सेट रहता है। अगर आप उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सी ड्राइव में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको सी ड्राइव में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपका, अगर आप वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और अगर डी ड्राइव और ई ड्राइव में आप रखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फाइल्स रखते हैं, बहुत सारे फोटोज़ रखते हैं, वीडियोज़ रखते हैं, तो मे बी समटाइम्स कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया तो मुश्किल हो जाता है। सी ड्राइव को हम बहुत ही सोच समझ के उसको हम यूज़ करते हैं, है ना। तो अब जब सी ड्राइव में ये इंस्टॉल हो गया तो आपको दो चीज़ें मिली, कंट्रोल पैनल और एक क्या मिला, htdocs रूट डायरेक्टरी। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो htdocs रूट डायरेक्टरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब वेब डेवलपमेंट में जब बैकएंड के साथ काम करेंगे तो हमारा सारा प्रोजेक्ट कहाँ रहेगा, htdocs में ही रहेगा। हम सारे प्रोजेक्ट वहाँ से ही रूट करेंगे हम, राइट। अब देखिए ये जो htdocs का जो रूट होगा कैसे होगा, जब आप सेटअप सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो सबसे पहले आपको एक सी ड्राइव में, मान के चलते हैं कि सी ड्राइव में इंस्टॉल हुआ, राइट। तो सी ड्राइव में आपको क्या मिलेगा, एक सी ड्राइव में आपको एक जैम्प फोल्डर मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। और जैम्प फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे, उसमें एक फोल्डर होगा आपका htdocs होगा। ये क्लियर हो रहा है। और इसी htdocs को हम लोग बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी, ठीक है। बात समझ में आई। आपसे कोई पूछेगा इंटरव्यू में कि आप जब वेब डेवलपमेंट में काम करते हैं तो बैकएंड पार्ट का जो, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट होता है, आप प्रोजेक्ट को कहाँ पे आप रखते हैं, तो आप ये नहीं बोलिएगा कि htdocs में रखते हैं। मतलब htdocs बोलेंगे ना तब भी चलेगा, लेकिन htdocs तो आपको जैम्प में मिलेगा ना। लेकिन अगर आप बैम्प यूज कर रहे हैं तो वहाँ htdocs तो नहीं होगा, वहाँ पे होता है www। वहाँ पे क्या होता है, www होता है ना।
तो फिर वो तो गलत हो जाएगा। तो आपसे जब कोई पूछे कि आप अपने प्रोजेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, तो आप बोलेंगे सर्वर के रूट डायरेक्टरी में रखना है। कहाँ पे रखना है? सर्वर के रूट डायरेक्टरी में रखना है। तो जब ये बात बोलेंगे ना, तो वो हर इन्वायरमेंट में परफेक्ट हो जाएगा, हर इन्वायरमेंट में परफेक्ट हो जाएगा। चाहे वो जैम्प की बात कर रहे हो, चाहे आप बैम्प की बात कर रहे हो, चाहे आप लैम्प की बात कर रहे हो, या फिर किसी ऑनलाइन सर्वर की बात कर रहे हो। आप रूट डायरेक्टरी आपने बोल दिया ना, तो बहुत बड़ी बात बोल दिया, मतलब आपने बेसिक फाउंडेशन आपने बता दिया। लेकिन अगर आप htdocs बोलेंगे ना, तो समझ जाएगा कि अभी बच्चा ज़्यादा नहीं जानता है, इसको किसी ने सिखाया है कि htdocs में रखते हैं, इसलिए htdocs बोल रहा है ना। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक बहुत ही स्ट्रांग इंप्रेशन आपके इंटरव्यू पे डालता है ना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें इंप्रेस नहीं करती है, ये सारी चीज़ें इंप्रेस करती है। आपके एक ही बात से सामने वाला समझ जाएगा कि कितना शिद्दत से काम किया है ना। तो ठीक है, ये समझ में आ गया रूट डायरेक्टरी। अब देखिए, तो अब जैसे एक बात आ रहा है कि जब आप सक्सेसफुल जैम्प को इंस्टॉल करेंगे तो आपको मिलेगा क्या क्या, किस किस फैसिलिटी को ये प्रोवाइड करेगा, कौन कौन सी फीचर्स को ये इनेबल करेगा। तो कौन कौन से फीचर को इनेबल करेगा ये? सबसे पहले आपको मिलेगा एक क्या उसको बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही, एक वेब सर्वर मिलेगा जिसका नाम है क्या, अपाचे। ठीक है, उसके बाद आपको एक डेटाबेस सर्वर मिलेगा जिसका नाम क्या है, MySQL। उसके बाद एक फाइलजीला मिलेगा, FTP सर्वर, एक मिलेगा मरकरी और एक मिलेगा टॉमकैट। ये सारी चीज़ें आपको मिलता है कहाँ, कंट्रोल पैनल पे। तो इसमें से दो चीज़ें जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये अपाचे, MySQL और फाइलजीला हम लेटर डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन इंपॉर्टेंट आना है डेटाबेस पे। तो अपाचे और MySQL, अपाचे हमारा PHP को एग्जीक्यूट करने के लिए और MySQL हमारा डेटाबेस को बनाने के लिए और डेटाबेस की क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो ये मिलेगा। यहाँ पे एक बटन बना हुआ रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है क्या, जैसे अगर यहाँ पे अपाचे ऐसा छोटा सा बना हुआ रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है अपाचे, और यहाँ पे एक ऐसा बना हुआ रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है MySQL, और इधर एक बटन बना हुआ रहता है दो, इधर लिखा हुआ रहता है एडमिन, इधर लिखा हुआ रहता है स्टार्ट, इधर एडमिन और इधर स्टार्ट। जब इसको स्टार्ट करते हैं ना, तो ये बटन का नाम तब्दील होके क्या हो जाता है, स्टॉप, और जब इसको स्टॉप पे क्लिक करते हैं तो बटन का नाम तब्दील होके क्या हो जाता है, स्टार्ट। यानी जब यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्टॉप है, और जब इस पर क्लिक कर देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। जब यहाँ पे स्टॉप लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये स्टार्ट है। इस तरीके से आप इसको स्टार्ट एंड स्टॉप कर लेते हैं। तो जब भी आपको काम करना होता है तो आप पहले जिसकी भी ज़रूरत है उसका अपाचे और MySQL का आप स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसका बात है कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। अगर हमें सर्वर का लैंडिंग पेज देखना है या फिर MySQL सर्वर में हमें जाना है, तो उसका तरीका क्या है ओपन करने का। तो ओपन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, कंट्रोल पैनल में, है ना। और उसके बाद फिर क्या करते हैं बताइए कुछ। जैसे मान के चलिए कि मैं बोलूं कि मुझे जैम का लैंडिंग पेज पे जाना है, मेन पेज पे जाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, हम कंट्रोल पैनल में जाके अपाचे को स्टार्ट करेंगे, MySQL को स्टार्ट करेंगे। तो दो ऑप्शन है, एक तो उसके बगल में एडमिन का रहता है, एडमिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ रूट कर देता है, डिफ़ॉल्ट ब्राउजर, हमारे जो लैपटॉप का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउजर है उस पर क्या करेगा, वो रूट कर देगा ना रूट। जो आप जब कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं तो अपाचे जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट के बगल में राइट हैंड साइड में एक बटन होता है एडमिन, जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो एक ब्राउजर ओपन हो जाता है। कौन सा ब्राउजर ओपन होता है, जो आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर है वो ओपन हो जाता है, राइट। और फिर उसी में उस जैम्प का लैंडिंग पेज वहां पे ओपन हो जाता है, राइट। उसके नीचे आपका है MySQL। तो MySQL में क्या होता है, उसके बगल में भी एक स्टार्ट स्टॉप का बटन है, आपने स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड में एक एडमिन बटन है। जब उस पर आप क्लिक करते हैं तो फिर एक बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर ओपन होता है, और उसमें क्या ओपन होता है, आपका MySQL डेटाबेस सर्वर ओपन हो जाता है। वहां पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है ना। ठीक है, अब देखिए एक और ऑप्शन है, उसका जो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा जो URL है ना, उस URL को अगर हम ब्राउजर में टाइप करेंगे देन उस समय भी हमको वो चीज़ें ओपन हो जाएगा। कैसे, आप स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्ट करने के बाद आप ब्राउजर में जाइए, ब्राउजर में जाने के बाद आप लिखेंगे http://
लोकल होस्ट, है ना, /XAMPP, बस इतना ही लिखना है आपको। समझिए, जब इतना लिखेंगे ना तो यहाँ पे लैंडिंग पेज आ जाएगा जैम्प अपाचे सर्वर का, और वहीं पे एक ऑप्शन रहेगा PHP माई एडमिन का। किसका? PHP माई एडमिन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वहां से क्या खुल जाएगा? PHP ओ MySQL का डेटाबेस सर्वर खुल जाएगा। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया, एक ऑप्शन उधर से हुआ कंट्रोल पैनल से, तो ये तो हो गया किसका? अपाचे का। अब देखिए MySQL का, तो MySQL का एक ऑप्शन कहां से? कंट्रोल पैनल से। डायरेक्ट क्लिक करेंगे खुल जाएगा। अगर आप ब्राउजर से ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? लिखेंगे http://localhost/php my admin, है ना, http://localhost/php my admin। जैसे ही आप इस पे इंटर करेंगे आपका नीचे क्या होगा? डेटाबेस का सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन पूरा खुल जाएगा, है ना। क्लियर आ रहा है ये? तो ये दो तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। समझ में आ गया? एक बात इसमें समझना पड़ेगा आपको समटाइम्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब कंट्रोल पैनल या फिर जो जैम्प सर्वर है उसको जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आपसे पूछता है कि कौन से ड्राइव में आप जाना चाहते हैं, C ड्राइव में जाना चाहते हैं, D ड्राइव में जाना चाहते हैं या E ड्राइव में जाना चाहते हैं। तो यहां पे जब आप बाय डिफॉल्ट C ड्राइव है देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप http:// ऐसा करके आप लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी दूसरे ड्राइव में है तो उसका अगर पोर्ट चेंज है, बाय डिफॉल्ट जो होता है ना ये 8080 पोर्ट पे रन करता है। आपके कंप्यूटर में जितने भी सिस्टम्स चल रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ना, सबको चलने के लिए कुछ ना कुछ पोर्ट की जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। और बाय डिफॉल्ट जो इसका 8080 पोर्ट है ना वो प्रीमियम पोर्ट है। आपके सिस्टम का जो 8080 पोर्ट है वो प्रीमियम पोर्ट है। ऑरेकल भी रन करेगा तो बोलेगा मुझे 80 चाहिए, स्काइपी भी रन करेगा तो बोलेगा मुझे 8080 चाहिए। आपका ये जैम्प जो MySQL है ये अपाचे है, वो भी कहेगा कि मुझे 8080 ही चाहिए। तो अगर पहले से ही आपका 8080 पोर्ट एक्वायर है और आप इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो समटाइम्स ये एरर देगा कि ऑलरेडी योर 80 पोर्ट्स इज एक्वायर, या तो उसको चेंज करो और नहीं तो अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो। तो उस हाल में हम लोग क्या करते हैं, 8080 पोर्ट से हटा के उसको 81 पे करते हैं, 82 पे करते हैं, अप टू 89 किसी पोर्ट को जाके चेंज करेंगे ना तो फिर एग्जीक्यूट हो जाए। समटाइम्स ये प्रॉब्लम आएगा, मे बी आपको ना आए, आपके फ्रेंड को आए या फिर आपके कलीग को आए, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और जब आप 80 पोर्ट से हटा के कोई दूसरे पोर्ट पे रखते हैं ना तो फिर ये ऐसे नहीं खुलेगा। ये कब खुलेगा? जब C ड्राइव में आपके नॉर्मल 80 पोर्ट पे है, तब ये नॉर्मल http://localhost/ करके आप खोलो, खुल जाएगा। लेकिन अगर आपने पोर्ट चेंज कर दिया तो आपको लिखना पड़ेगा इसके बाद 80, यहाँ पे :localhost:80, ठीक है, और उसके बाद आपको डालना पड़ेगा 89 है कि 81 है, कौन सा है, लोकल होस्ट किस पे चल रहा है, उसका पोर्ट का नाम डालना पड़ेगा। जब पोर्ट का नाम आप डालेंगे देन जाके वो ओपन होगा। बात पकड़ में आई? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब बात आती है कि जब हम MySQL सर्वर ओपन करेंगे तो ये है क्या। अब डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे होता है वो हम समझते हैं। मेन हमको वही समझना था, लेकिन ये बता दिया आपको क्योंकि ये बेसिक तो मैंने वर्डप्रेस में भी बताया ही था आपको। अब क्लियर हो गया ना इसका। अब देखिए डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन। तो जो सर्वर होता है ना वो सर्वर क्या है, डेटाबेस सर्वर पूछेंगे सर उसमें कितना डेटा लगा सकते हैं या फिर कितना टेबल बना सकते हैं, कितने इमेज उसमें रख सकते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? वो आपके हार्ड डिस्क पे डिपेंड करता है। वो जहाँ से आपने ऑनलाइन परचेज किया है वो कितना स्टोरेज आपको दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। कितना नंबर ऑफ डेटाबेस बनाने के लिए वो अलाउ कर रहा है आपको उस पर डिपेंड करता है ना। तो अभी लोकल होस्ट में आप तो अनलिमिटेड डेटाबेस बना सकते हैं। तो डेटाबेस जब बनता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो सबसे पहले आपके पास है ये सर्वर जिसको बोलते हैं DBS। क्या है? DBS, डेटाबेस सर्वर। और डेटाबेस सर्वर में आप कौन यूज कर रहे हैं? MySQL, ठीक है। जो आप अभी ओपन करते हैं वो आपका डेटाबेस DBS सर्वर हो गया। अब उस DBS के अंदर आप क्या करते हैं, आप बनाते हैं बहुत सारे डेटाबेस। तो मान के चलिए कि एग्जाम्पल लिया, ये हो गया हमारा DB1 मतलब डेटाबेस 1। ये डेटाबेस 1 कहाँ क्रिएट किया मैंने? एक सर्वर के अंदर। अब उसके अंदर मैंने बोला मल्टीपल कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक हो गया DB2,
ये क्या हो गया DB2, ये क्या हो गया DB3, हो गया DB3, और ये क्या हो गया DB4, हो गया ना। तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा कि एक सर्वर है, सर्वर के अंदर हमने डेटाबेस क्रिएट किया मल्टीपल, और एक डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया एंड T4 हो गया। मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और एक टेबल के अंदर आप मल्टीपल कॉलम एंड मल्टीपल रो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने एक टेबल क्रिएट किया, तो ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया। तो इस तरह से डेटाबेस का स्ट्रक्चर मूव करता है, बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। अब इसके सबके अपने अपने कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, सबके अपने अपने टाइप होता है, सबका अपना अपना एट्रीब्यूट होता है, वो हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि हम MySQL सर्वर में जाएंगे और वहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे मल्टीपल डेटाबेस, मान के चलिए कि हम एक सर्वर है हमारे पास, उसमें हमने इन्फो कोड का एक डेटाबेस बनाना है, तो इन्फो कोड नाम से एक डेटाबेस बना दिया। एक XYZ कंपनी का डेटाबेस बनाना है, एक इन्फोसिस का डेटाबेस बनाना है। तो ये तो डेटाबेस का नाम हो गया कि इस डेटाबेस सर्वर में हमारे पास एक इन्फो कोड नाम का डेटाबेस है। अब इस इन्फो कोड डेटाबेस के अंदर हमको अलग अलग टेबल बनाना है। किसका टेबल बनाना है? मान के चलिए मैं चाहता हूं कि मेरे सारे एम्प्लॉय का डिटेल रहे, तो हम यहां पे क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय का टेबल बनाएंगे इस DBS के अंदर, इन्फो कोड के अंदर एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, हम चाहते हैं कि मेरे सारे इंटर्न का भी मेरे पास डेटा बना रहे, तो हम एक इंटर्न का बनाएंगे टेबल। हम चाहते हैं कि मेरा सारा प्रोजेक्ट का भी जानकारी मेरे पास रहे, उसका इंफॉर्मेशन स्टोर रहे, तो हम एक प्रोजेक्ट का भी बनाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे एक्सपेंसेस का भी बना, तो यहाँ पे हम एक्सपेंसेस का भी टेबल बना लेंगे। तो इन्फो कोड एक डेटाबेस का नाम हुआ, उसके अंदर ये सारे अलग अलग टेबल हैं, है ना। अब इस टेबल के अंदर हम चाहेंगे कि क्या क्या डेटा रखना चाहते हैं आप, एम्प्लॉय का कौन कौन सा डेटा रखना चाहते हैं, तो आप एम्प्लॉय का डेटा जो रखना चाहते हैं उसका आप क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे ना। जैसे हम एम्प्लॉय ID का नाम, उसका एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ उसका एड्रेस, उसका फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसका क्वालिफिकेशन, सारा कुछ उसका। तो इस तरह से ये क्या बनेगा, कॉलम बनेगा। और जब इसमें ऐड करेंगे हम एम्प्लॉय, जैसे मान के चलिए ID 1 हो गया, एम्प्लॉय ID 1 हो गया, राम हो गया, मोबाइल नंबर उसका हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, सारा कुछ, क्वालिफिकेशन। फिर एम्प्लॉय ID 2 हो गया, मोहन हो गया, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका सारा कुछ। तो इस तरीके से पूरा रो क्रिएट होता चला जाएगा और उसमें इंसर्ट होता चला जाएगा।